तो हम लोग ओ लेवल जुलाई 2022 के लिए एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं और आज हम लोग बात करेंगे M1R5 के टॉपिक पर। M1R5 बेसिकली मॉड्यूल 1 जिसका नाम आईटी टूल्स के नाम से भी है और ये आपके चारों पेपर में सबसे इजी टॉपिक है या ये सबसे इजी पेपर है। आज मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में एक बेसिक इंट्रो से शुरू करूंगा। मैं आपको सारी क्लासेस ना पढ़ाते हुए मेन कोर पार्ट बताऊंगा। और अगर आपको पूरी क्लास, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आप लोग इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन पहले डाउनलोड कर लीजिए आईसीई एकेडमी प्ले स्टोर से, और उसको डाउनलोड करने के बाद आप लोग कॉम्बो पैक में चले जाइए। अगर आपको पूरे पेपर देने हैं और अगर सिंगल पेपर देना है तो ये आपको सिंगल पेपर जुलाई वाला यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसका सिंगल पेपर भी ले सकते हैं। इस पेपर को अगर ओपन करेंगे तो आप इस पेपर के अंदर आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। आपको यहाँ सिलेबस भी दिया गया, ये रहा। वैसे तो नेट से आप लोग सिलेबस डाउनलोड करके वहां पर भी देख सकते हैं। मैं इसलिए आपको सिलेबस दिखाना चाहता हूं कि आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो आपका बेसिक टॉपिक है और आपके मॉड्यूल में सबसे पहले इनिशियलाइज सिलेबस में ही है वो। देखिए, ये है आप लोगों का M1 का पूरा सिलेबस जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें पहला टॉपिक है कंप्यूटर का फंडामेंटल और साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस का इंट्रोडक्शन। इसमें लिखा भी गया है कि आपके 10 नंबर इससे आएंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के 60 नंबर इससे आएंगे। फिर इंटरनेट और डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम के 30 नंबर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो नंबर का क्लासिफिकेशन है ये बिल्कुल ही सही नहीं है। आपके जब एग्जाम होते हैं तो नंबर्स इस तरीके से क्लासिफाई होते ही नहीं है, इस तरीके से बटे ही नहीं होते हैं। तो आप लोगों को जो नंबर्स वहां पे या जो एग्जाम्स मिलेंगे उनमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे वो इसी पोर्शन के मिलेंगे। तो मैं मान के चलता हूं कि ये 20 नंबर्स का इससे आएगा। क्लियर। अब ये जो फंडामेंटल के टॉपिक्स हैं उन फंडामेंटल टॉपिक्स में आप लोगों का, ये दोनों को मैं फंडामेंटल के अंतर्गत मान लेता हूं क्योंकि ऊपर वाले में थ्योरी है और नीचे वाले में आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें आपको विंडोज और साथ ही साथ लिनक्स, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। लिनक्स का एक आधा क्वेश्चन 1 नंबर का आ जाता है, वरना सारा क्वेश्चन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ही रहते हैं। इनमें जो मेन टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जब क्लास ज्वाइन करने के लिए जैसे आप आज आए हैं तो आप लोगों को बस ये करना है कि जो आप लोगों के एप्लीकेशन में वीडियो कंटेंट दिए रहते हैं उसमें आप लोगों को, जैसे मैंने लास्ट डे बताया था कि शुरुआत के ये 3 वीडियोस पढ़ के आइएगा। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूं कि आप इन तरह के वीडियोस देख लीजिए। उससे बेनिफिट ये रहता है कि जब आप नेक्स्ट डे क्लास में आते हैं तो आपको समझने में ज्यादा आसानी से समझ आता है और मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकता हूं। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं जो इन टॉपिक्स में क्लियर नहीं हुए, ताकि जब नेक्स्ट क्लास हो तो मैं आपको बता सकूं कि आपके आगे के ये 3-4 वीडियोस आपको देख कर आने हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास के लिए अभी से मैं आपको बता देता हूं। आपको अब नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है उस पे आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के यहां तक के लगभग नंबर 10 तक के ये सारी क्लासेस फिनिश करके आइएगा। नंबर 10 ऑपरेटिंग सिस्टम तक। इसमें आपको पूरा का पूरा वीडियो सेशन मिलेगा, यानी कि आप लोगों को सारी क्लासेस मिलेंगे और इनको जब आप फिनिश कर लेंगे तब जब मैं आपसे डाउट्स वगैरह आपके आएंगे तो मैं उसको आसानी से आपको समझा पाऊंगा। तो ये तो बात होगी कि क्लास पढ़नी कैसे है। क्लियर। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये सब कैसे खुल रहा है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप प्ले स्टोर से ये एक एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट का डाउनलोड कर लीजिएगा और इसके स्टोर सेक्शन से आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आईसीई एकेडमी। अब आप लोग इस एकेडमी वाले ऐप को ओपन करिएगा, इसके स्टोर सेक्शन पे जाइएगा और यहाँ पर स्टोर सेक्शन में ही आपको सर्च करने पे M1R5 मिल जाएगा। हम लोग जुलाई वाला सेशन कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मुझे पता चल रहा है कि एग्जाम इतने लेट हो रहे हैं तो जो जनवरी वाले बच्चे हैं मैं लिंक उनको भी सेंड कर रहा हूं, ताकि आप लोग अगर जो जनवरी के बच्चे हैं वो भी इस सेशन को ज्वाइन कर सकें और उसका भी भरपूर फायदा उठा सकें। तो आप लोगों के लिए, सभी के लिए इसमें वेलकम है। अब हम लोग आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे जो मेन कोर पार्ट है, तो देखिए ध्यान से आप लोगों को किस पार्ट को ज्यादा ध्यान देना है। ये है आप लोगों का M1 का टॉपिक, ये रहा। इन 3 टॉपिक्स को सबसे ज्यादा पहले ध्यान दीजिएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, पहले मैं पहले टॉपिक आपके लिए पढ़ देता हूं जिससे आपको आसानी होगी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। नंबर सेकंड, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, ये एक सिंपल सा सवाल है। दूसरा है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर बताइए। तीसरा है
ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और इनके बीच का डिफरेंस क्या है। आप लोग हिंदी में भी समझ सकते हैं। प्राथमिक और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर होता है, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बताना। ओपन सोर्स और जिनको हम मालिकाना सॉफ्टवेयर या यूं कहिए कह सकते हैं प्रॉपर्टरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनके बीच में अंतर लिखना है। ये 3 टॉपिक्स आपके लिए द कोर इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा और नीचे ट्रैक कर लेते हैं। अगले ही ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि आपके इसमें 2 टॉपिक पूरे हो रहे हैं, एक फंडामेंटल का और दूसरा ऑपरेटिंग का। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों को पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग ऑफ प्रिंटर्स, आपकी विंडोज में डिस्क मैनेजमेंट टूल क्या होता है, और साथ ही साथ 3 छोटे से सिस्टम टूल्स हैं जिनका नाम है स्कैन डिस्क, डिफ्रेगमेंटेशन और एंटीवायरस। इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये जो 6 टॉपिक्स हैं, 3 इसके और 3 उसके, इसको तो बिल्कुल भी मत मिस करिएगा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में। क्लियर? चलिए मैं आप ही से कुछ क्रॉस क्वेश्चंस करता हूं, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी चीज क्या है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही पूछता हूं, मुझे बताइए ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, या यूं कहिए ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। आप में से हाथ रेज कर सकता है जो भी बच्चा बताना चाहे। और ओके, दुर्गेश। हाँ दुर्गेश बताइए। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ओपन सोर्स वो होते हैं जिसको हम अपने मतलब जिसके लिए हम पैसा नहीं देते हैं, और क्लोज सोर्स वो होते हैं जो जिसके लिए हम पैसा देते हैं, जो जैसे माइक्रोसॉफ्ट है वो कंपनी ऑन करती है जी और जो ओपन सोर्स होते हैं उसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं उसके कोड डाउनलोड करके। और गुड, सर जो क्लोज सोर्स होते हैं उसमें हम नहीं कर सकते हैं, उसमें एक्सलेंट, कंपनी ही अपडेट देती है। बिल्कुल सही है। चलिए वर्मा जी कुछ और बताना चाहेंगे। वर्मा जी अपना सृष्टि। इसमें कोई ब्याज की माफी भी नहीं है। जी सृष्टि जी बताइए। सर ओपन सोर्स सर इंडिपेंडेंट होते हैं। हाँ, बात करके जो ओके अभी हमको बता सर दीजिए, उसको हम म्यूटेशन अपने हिसाब से ताकि म्यूटेशन कर सकते वो हैं। अगर पैसा बिल्कुल मिल जाएगा सही तो है। कल उसका साथ कल परसों और में सर चलिए और उसमें जैसे सर ये अरे सर उसका एग्जांपल फायरफॉक्स हो गया सर, मोजिला फायरफॉक्स है उसका एग्जांपल में। ठीक है। और कोई और प्रॉपर्टी सर सॉफ्टवेयर। क्लोज सोर्स सर हाँ सर उसको क्लोज सोर्स भी कहते हैं। और वो सर पब्लिकली उसमें चेंजिंग नहीं होती है सर, वो उस पे सर शायद सर कुछ पे करना पड़ता है सर, ठीक ठीक तो उसमें हम अपने हिसाब से चेंजेस नहीं कर सकते हैं सर, ये हुआ। ठीक है, मिलता जुलता। कोई इसमें से कुछ और एक्सप्लेन करना चाहेगा जो थोड़ा सा और अपने आप को इससे बेहतर आंसर दे सकता है। ओपन सेट्स एंड क्लोज सोर्स, या क्लोज को हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो कुछ और इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन किसी के पास? सिद्धार्थ त्रिपाठी जी बताइए। सर ओपन सोर्स डिवाइस वो होता है सर जिसमें कि हमको पेड नहीं करना पड़ता, और उसका सर संशोधन मैं अपने खुद सेल्फ भी कर सकता हूँ, या फिर कोई कंपनी भी कर सकती है सर, जिसे निजी निजी स्तर पे लोग कर सकते हैं। और जो सर ओपन सोर्स के अलावा जो वो होता है पेड, उसमें सर पेड करना पड़ता है कंपनी को, और कंपनी उसमें अपडेट खुद देती है, ना कि वो सेल्फ किया जा सकता है। बिल्कुल और सर सही जो है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है वो आने वाले समय में सर एक निवेश और व्यापार को बढ़ावा भी सर दे सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वो सेल्फ कर सकता है सर। ठीक। चलो बच्चों, मैं आप लोगों से सभी से एक सवाल पूछता हूँ। आप लोग कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अभी तक यूज कर रहे हैं अपने फोन में? जल्दी से मुझे बताइए, स्पीकर ऑन करके कोई भी। लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस नहीं, मैं फोन की बात कर रहा हूँ। मोबाइल में आप लोग कौन कौन सा अच्छा ओपन सोर्स अच्छा। सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं? मोजिला फायरफॉक्स सर, ब्राउजर। ओके, और क्रोम। क्या क्रोम क्रोम के है हाँ। कोड मिले हैं आपको? नो नो सर नो। नो सर। तो फिर आपका ये ओपन सोर्स कैसे हो गया भाई? नहीं। ओपन सोर्स का मतलब सिर्फ फ्री में ही नहीं होना चाहिए। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि आप लोगों के जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है उसके सोर्स कोड भी आपके पास हो, आप अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर सकें, बना सके, चेंज कर सके। तो ये सारे ओपन सोर्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। क्लियर? इन सभी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, लिनक्स हो गया, मोजिला हो गया,
VNC हो गया ये आप लोगों का, और अपाचे ये वेब सर्वर है, इससे आप अपने सिस्टम को सर्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिब्रा ऑफिस हो गया ये सब। और जो आप मोबाइल में यूज करते हैं वो आपका एंड्रॉइड, एंड्रॉइड भी तो आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो आप एंड्रॉइड के लिए एंड्रॉइड डेवलपर नेट से डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लीजिए, सिंपल। क्लोज सोर्स के कोई एग्जांपल बताइए बच्चों आप लोग, या फिर प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर्स के। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज सब जितने हैं। जी, ये सारे आप लोगों के विंडोज हो गए, मैक हो गया आपका, आईट्यून्स हो गया, स्काइप हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर आप लोगों को बाई करने पड़ते हैं। इनको आप खरीदते हैं, इनका लाइसेंस लेते हैं, तब जाकर ये आप लोगों को मिलते हैं। आप लोगों को सिर्फ इनका एप्लीकेशन पार्ट मिलता है। एप्लीकेशन पार्ट का मतलब है कि आप लोगों को सिर्फ चलाने की परमिशन है, इसमें कोई संशोधन आप लोग नहीं कर सकते। क्लियर? इससे एक शब्द और निकल कर आता है और वो शब्द है पायरेसी। बता सकता है कोई पायरेसी क्या है? मतलब फोटोकॉपी टाइप की। फोटोकॉपी सर कहना गलत एक्सपायरी, होगा। एक्सपायरी सर किसी भी ऐप का डुप्लीकेट। नहीं, आपका डुप्लीकेट नहीं पायरेसी होता सर पायरेसी। एक्सपायर होने का सर। गलत। सर जैसे कि हम जितने दिन के लिए लेते हैं, 1 महीने 2 महीने, तो उसके बाद जब एक्सपायर होता है उसी को एक्सपायरी कहते हैं। एक्सपायरी नहीं बोल रहा मैं वर्ड, मैं बोल रहा हूँ पायरेसी। ओ जैसे सॉफ्टवेयर वो सर, पायरेट कर लेते हैं। सॉरी सर। चलिए मैं आपको बताता हूँ पायरेसी के बारे में थोड़ा सा। पायरेसी का मतलब होता है कि जब भी कभी आप लोगों को कोई मुफ्त सॉफ्टवेयर चाहिए तो लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे करोड़ों वेबसाइट है जिसमें आप लोगों को मुफ्त सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। ठीक है, इन्हीं में एक सॉफ्ट, बहुत सारी वेबसाइट्स है मैं जो बता रहा हूं। अब ये मुफ्त सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, ये आपको पैसे नहीं देने पड़े इसके। और आपने क्या किया, इसको बिना पैसे दिए आप लोगों ने इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया। अब इंटरनेट से आप जब डाउनलोड करते हैं, जैसे एक एंटीवायरस है मान लीजिए, एंटीवायरस जब आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं और उसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो एंटीवायरस आप लोगों को मुफ्त में मिल जाता है, लेकिन वो कुछ ही दिन के लिए होता है। जैसे आपने यहाँ पे डाल दिया गूगल में फ्री एंटीवायरस, तो आपको फ्री एंटीवायरस मिल गया। यहाँ पे खूब सारी वेबसाइटें आ जाएंगी, ये देखिए, यहाँ से आपने कोई भी एंटीवायरस फ्री का डाउनलोड कर लिया। आपके सामने कैस्पर है, सभी कंपनी अपना फ्री एंटीवायरस आपको देती हैं कुछ दिन के लिए यूज करने के लिए, 30 दिन 40 दिन उसके लिए। और ये भी फुल वर्जन नहीं देती हैं, इसके छोटे से, अगर मान लीजिए उसमें 40 फीचर है तो 40 के 10 फीचर आपको दे दिए उसमें। आप 10 दिन 15 दिन यूज करिए, उसके बाद ये आपका अपने आप कंप्यूटर से बंद हो जाता है, एक्सपायर्ड दिखाने लगता है। अब आपने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया। किसी बच्चे ने क्या किया, एक अपना एक स्पेस ले ली और वहां पे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दिए जिनके फुल वर्जन्स थे, उसकी सीरियल की भी डाल दी, और लोगों ने उसको खरीदने की जगह वहां से डाउनलोड करना शुरू कर दिया और उसको फ्री में इस्तेमाल करने लगे। इसी को हम लोग कहते हैं पायरेसी, जो कि इलीगल है। अब गवर्नमेंट ने पायरेसी एक्ट बनाया जिसके अंतर्गत आपसे बोला गया कि ना, आप लोग कोई भी इस तरह का काम करेंगे तो उसे एक इलीगल कंसीडर किया जाएगा। आप लोग बिना पैसे दिए आप कोई भी पायरेटेड चीजें नहीं खरीद सकते, या पायरेटेड चीजें यूज करते हैं तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो इसी को पायरेसी कहते हैं। तो पायरेसी के लिए लोग बहुत ही ज्यादा अलग अलग साइट है जिनका इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत ही फेमस साइट है और ये पूरे हर देश में ऑलमोस्ट बैन है। इस वेबसाइट का नाम है द पायरेट बे। ये आप अगर खोलेंगे, यहां देखिए मैं डालता हूं द पायरेट बे, इसकी सही साइट यही है piratebay.org। तो ये खुलेगी नहीं, और मैंने एंटर कर दिया तो यहां पर देखिए द पायरेट बे नॉट सिक्योर दिखा रहा है। क्लियर? अब इस वेबसाइट को खुल भी नहीं रही क्योंकि ये ब्लॉक कर दी गई है, गवर्नमेंट ने इसको बैन कर रखा है, क्योंकि ये वेबसाइट फेमस ही इस काम के लिए थी। इस वेबसाइट में क्या होता था, और इसकी कहानी बड़ी अच्छी है। ये बेसिकली इसके 3 दोस्त थे, ये पीटर फ्रिंडिक और गॉटफ्रिड, और इन लोगों ने ये वेबसाइट बनाई थी जो स्वीडन की, इनको 1 साल की जेल भी हुई थी इसको बनाने के लिए। और इन लोगों ने इतनी जबरदस्त इसमें डाली है, इसमें आपको हर सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। मैं सिर्फ इस वेबसाइट के बारे में नहीं, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, ये तो एक फेमस साइट है। इसमें आपको सारे सॉफ्टवेयर, मान लीजिए आपने कहा हमें विंडो 11 चाहिए फुल वर्जन, तो आप सीधा पायरेट बे खोलिए और पायरेट बे खोलने के बाद वहां से डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा। हाँ, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं खोलना पड़ता, इसके लिए VPN वगैरह का लोग जुगाड़ लगा के करते हैं, लेकिन है वो गैर कानूनी।
आपने MS ऑफिस डाउनलोड कर लिया, एंटीवायरस डाउनलोड कर लिया, तो ये चीज होती है पायरेसी। तो इसमें बेसिकली कंपनी का तो लॉस हो रहा है ना, हम तो उसको पैसे दे ही नहीं रहे और लोग इसको फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पायरेटेड सॉफ्टवेयर सिक्योर नहीं होते। पायरेटेड सॉफ्टवेयर में क्या होता है, लोग इसमें अपने सोर्स कोड से या अपने ही तरीके से इसकी जो टाइमिंग है या क्लॉक है, इस साइकिल्स को चेंज करते हैं, और जिससे कभी कभार इसमें बग्स या यूं कहिए कि वायरसेस भी आ जाते हैं। तो इसीलिए कंपनी सजेस्ट नहीं करती कि आप लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करें। खैर, आपका जो मेन टॉपिक था वो आपको क्लियर हो गया होगा। ओपन सोर्स एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्रीली कंपनी प्रोवाइड करती है और जिसका इस्तेमाल करते हैं लोग अपना डाउनलोड करके इस्तेमाल करने के लिए, और इसके सोर्स कोड भी अवेलेबल है। आप उसमें सुधार भी कर सकते हैं और फिर उसका लोगों को बांट सकते हैं। कोई भी इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, किसी कंपनी को कोई हस्तक्षेप करने का भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप लोग इतना लिख देंगे, ये सफिशिएंट है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर आया, आपने इतना मेंशन किया और कुछ एग्जांपल डाल दिया आपने, बस सफिशिएंट है आपके लिए। डिफरेंस पूछेगा तो 2 टेबल बना के बाएं दाएं करके लिख दीजिएगा। क्लियर हुआ? तो ये तो बात हो गई आपकी कि क्या होते हैं सॉफ्टवेयर। अब चलिए हम लोग एक और सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कोई बता सकता है कंप्यूटर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट्स जो बताना चाहेगा कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? पहले तो चलिए सॉफ्टवेयर ही बताइए, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? सर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए, बिल्कुल सही बता रहे हैं। सॉफ्टवेयर को 2 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, और बताइए, तो इसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से हुए? कोई बताए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या हुए? सर एंटीवायरस है। ये तो आपने एग्जांपल दे दिया, होते क्या है? क्या आपके फोन में भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। अब जैसे मान सर लीजिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे जैसे डिस्क क्लीनर या डिस्क एनालाइज करने और क्या कहते हैं मतलब ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर जो अन्य उपयोगी चीज हो। अब application ना हो, इसका एक स्पेसिफिक एजेंडा ना हो, वो हमारे बहुत ही उपयोगी होते हैं अन्य चीजों के लिए। काफी हद तक बिल्कुल सही बताया है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और सही ढंग से बता देता हूं। सॉफ्टवेयर आपको पता ही है कि कंप्यूटर्स में वो प्रोग्राम्स जिनको हम लोग वर्चुअली देख सकते हैं लेकिन फिजिकली नहीं छू सकते, यानी कि ये हमारे कंप्यूटर में प्रोग्राम या कोडिंग के रूप में होते हैं और इनको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड माउस इनको छू सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर को ब्रॉड क्लासिफिकेशन दिया गया है, जिसमें एक आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक आता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो पूरे कंप्यूटर या पूरी मशीन को चलाते हैं, पूरी मशीन को ऑपरेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके फोन में अगर हम लोग बात करें तो आपके फोन में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है एंड्रॉइड या आईओएस, सैमसंग है तो सिम्बियन। ये क्या है, आप जब फोन ऑन करते हैं तो आपके फोन में एंड्रॉइड पहले लोड होता है, फिर उसके थ्रू आपके बाकी सॉफ्टवेयर चलते हैं। तो पूरे कंप्यूटर या पूरे मोबाइल को ऑपरेट तो यही कर रहा है ना। इसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनको आप एप्स भी कहते हैं। कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा गया है, मोबाइल में इसको ऐप नाम दे दिया गया। बेसिकली इनका एक स्पेसिफिक टास्क होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन पड़ा है ट्रू कॉलर, उसका एक स्पेसिफिक टास्क है ना कि वो नंबर्स को चेक करता है डेटाबेस से और उसके नाम डिटेक्ट करता है। आप ट्रू कॉलर से अगर आप सोचें कि हम लोग चैट कर लें या कुछ और कर लें तो ये फैसिलिटीज उसमें नहीं है। ऐसे ही एक पर्टिकुलर कार्य के लिए आपके बनाए गए हैं। जैसे मान लीजिए पेंट खुला हुआ है, तो पेंट ये जो सॉफ्टवेयर खुला हुआ है इस पे हम ड्राइंग कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि हम इस पे लेटर लिखें या फिर उसका बढ़िया सा कुछ और बना लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो इसी को हम लोग ऐप कह सकते हैं या एप्लीकेशन कह सकते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में ही एक और इन डेप्थ सॉफ्टवेयर आता है जिसे हम लोग कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या काम करता है, ये आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के साथ एक एड ऑन सर्विस है। एड ऑन सर्विस का मतलब होता है ये एक मुफ्त सर्विस होती है जो आपके कंप्यूटर को और बेहतर बनाने के लिए ऐड की जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में कुछ बग आ गई या कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो गई, तो
तो हम लोग कंप्यूटर की स्पीड फास्ट कैसे करें, उसके लिए हम लोगों को जरूरत पड़ेगी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। इसके लिए हम लोगों ने अपने कंप्यूटर को खोला और आपके कंप्यूटर में जो भी ड्राइव्स दिख रही हैं उनके ऊपर राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टी पे चले गए। प्रॉपर्टी में आप लोगों को यहां पर दिखाई देने लगा एक है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप अगर हम यहाँ पे चला दें तो हमारे कंप्यूटर की जितनी भी स्पैम है, जितने भी हमारे कंप्यूटर की गार्बेज है, टेम्प फाइल्स है, वो सब साफ हो जाएगी। तो इसका एक बेहतर है, आपको थोड़ी स्पेस फालतू मिलेगी इसमें। तो ये क्या है, एक टूल ही तो है हमारे कंप्यूटर में एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। अगर ये ना हो तो ऐसा नहीं है काम नहीं चलेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा टूल जोड़ दिया गया है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक, आप इसी तरीके से इंटरनेट से थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी डाल के लगा सकते हैं। देखिए जैसे एक आता है डीफ्रेगमेंटेशन, ये बहुत पूछा जाता है। डीफ्रेगमेंटेशन आप लोग इंटरनेट से डाउनलोड करके भी चला सकते हैं और यहाँ पर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के रूप में आपको दिया गया है। आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे, ये बेसिकली काम क्या करता है, आपके हार्ड डिस्क की अलग अलग जो फैली हुई स्पेस है उसको बेहतर करता है, ताकि आपके हार्ड डिस्क फास्ट प्रोसेस करे। तो ये तो बात हो गई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब चलिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा वर्ड आ रहा है, डीफ्रेगमेंटेशन। अगर आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछा जाए, आपको लिखना है 3 नंबर में डीफ्रेगमेंटेशन के बारे में बताएं। मैं जानना चाहूंगा क्या कोई जानता है डीफ्रेगमेंटेशन क्या होता है और क्या लिखा जाए इसमें। कोई बता सकता है डीफ्रेगमेंटेशन? सर डाटा को अरेंज करता है। ओके, डेटा या फाइल को अरेंज करता है। और कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे? डिफ सर वो है कि जिससे कि वो प्रत्येक फाइलों को एक निश्चित जगह पे जो है रखता है। वो प्रत्येक फाइल को और कितनी स्पेस हमारी पहले थी और डिस्क फॉर्मेशन करने के बाद कितना स्पेस हमारा बचा हुआ है वो एनालाइज करके बताता है जो है। ठीक, अब देखिए आप लोगों को इसको लिखने का एक सही तरीका क्या होगा। ये पीडीएफ आप लोगों को मैं जितनी पीडीएफ दिखा रहा हूं बच्चों, ये सारी कुछ आप लोगों के जो कोर्स है उसमें पहले से अवेलेबल है। तो बस अगर आप लोगों ने कोर्स ले रखा है तो उसके अंदर आपको ये मिल जाएंगी पीडीएफ। आपको वहां पे ऑलरेडी सारी की सारी पीडीएफ पहले से है, आपको बस उसे खोलकर एक बार देखना होगा। लेकिन अगर आप लोग वीडियोस पढ़ लेंगे तो आपको वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए डीफ्रेगमेंटेशन को मैं पहले एक आसान शब्दों में बता देता हूँ। आप लोग डिफ्रेगमेंटेशन समझने के लिए सबसे पहले तो एक इमेजिन करिए कि आपके पास आपके घर में एक अलमारी है, ठीक, किताबों की, और इस अलमारी में किताबें रखी हुई हैं। यहाँ पर जब पहली बार आपने अलमारी लगाई तो सारी किताबें सिस्टमैटिकली लगा रखी थी और जो खाली स्पेस थी वो एक तरफ थी। ऐसे ही तो होता है जब नई नई अलमारी आती है। कुछ दिन तक आपने अलमारी का इस्तेमाल करना शुरू किया, यहां से एक किताब निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया, वहां एक जगह बन गई और आपने वापस वहीं ना रख के नीचे कहीं रख दी। यहां से एक अलमारी से किताब निकाली और आपने कहीं और रख दी। कुछ ही पल बाद आप देखेंगे ये जो खाली फाइलें आपने बीच बीच से डिलीट की गई हैं, इनकी स्पेस बनती चली जा रही। और हमारे पास जो खाली स्पेस ज्यादा थी, जो पहले ज्यादा दिख रही थी क्योंकि एक तरफ सारी थी, अब उसमें बीच बीच में किताबें आ गई हैं तो वो खाली स्पेस कम हो गई। बस यही चीज होता है आम कंप्यूटर में भी। जब नया नया सिस्टम फॉर्मेट होके आता है तो आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है या जो स्टोरेज डिवाइस है, उस स्टोरेज डिवाइस में अंदर डिस्क इस तरीके से दिखती है और इसके अंदर इमेजिनरी ये ट्रैक्स होते हैं। ये गोल गोल जो चक्के दिख रहे हैं इनको कहते हैं ट्रैक्स। और इस तरह के जो पाई शेप में दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं हम लोग सेक्टर। ये सेक्टर है। ट्रैक और सेक्टर जो पार्ट काटता है इसे कहते हैं क्लस्टर। ये क्लस्टर है और ये सारी जानकारी आप लोगों के इस हार्ड डिस्क के अंदर इस वाले ट्रैक पे होता है जो ट्रैक 0 कहलाता है। और इस जानकारी जहां सेव होती है उसे कहते हैं फाइल एलोकेशन टेबल। अब आप लोगों की ये इंडेक्स है। जब भी आपने कोई फाइल बनाई और अपने कंप्यूटर में, मान लीजिए आपने एक्सेल में कुछ बनाया, सेव कर लिया, आपके कंप्यूटर ने इस फाइल को इस क्लस्टर में सेव कर दिया और उसकी जानकारी फैट को दे दी। फिर आपने दूसरी फाइल बनाई, उसको उसने उसके आगे सेव कर दिया जो कि यहां थी। थोड़े ही दिन बाद आपने एक फाइल, या इस तरीके से आपने देखा सिस्टमैटिकली सारे ट्रैक सेक्टर्स में फाइलें जाके सेव हो रही। कुछ दिन बाद आपने फाइल में से ये वाली फाइल डिलीट कर दी तो वहां पे खाली स्पेस क्रिएट हो गई।
थोड़े दिन बाद आपने दूसरी फाइल डिलीट कर दी। तो ये जो खाली खाली स्पेस इधर उधर फैली हुई है, इनका हम प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे। इसी काम को सही ढंग से करने के लिए बनाया गया है डीफ्रैगमेंटेशन। डीफ्रैगमेंटेशन जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में रन करते हैं, वो जो भी फाइलें डिलीटेड थी, अनयूज थी, जिनमें स्पेस इधर उधर ज्यादा थी, उनको वो रीअरेंज करना शुरू करता है और फिर से वो सारी फाइलें प्रॉपर लगाना शुरू करता है। आप अगर डीफ्रैगमेंटेशन नहीं कर पाए हैं, कभी किया नहीं है, तो मैं बता देता हूं, आप माई कंप्यूटर खोलिएगा, जिस भी ड्राइव को डीफ्रैगमेंट करना है उसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाइएगा और यहाँ टूल्स में जाके डीफ्रैगमेंटेशन के लिए ऑप्टिमाइज कर दीजिएगा। बस आपका डीफ्रैगमेंटेशन चलने लगेगा। आपको डीफ्रैगमेंटेशन चलते हुए देखना भी है तो आप लोग एक वेबसाइट खोलिएगा जिसका नाम है फाइल हिप्पो, और इस फाइल हिप्पो में एक डीफ्रैगमेंटेशन टूल डाउनलोड कर लीजिएगा, डीफ्रैग के नाम से मिल जाएगा। डीफ्रैगमेंटेशन पूरा लिखना पड़ेगा और यहां पे देखिएगा डीफ्रैगमेंटेशन के नाम से ये टूल आपको मिल जाएगा। इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अब आप लोग जब इसे रन कराएंगे तो ये आपके स्क्रीन पर पूरा डीफ्रैगमेंटेशन फोटो में साफ साफ होता हुआ दिखाएगा कि ये फाइल ऐसे ऐसे उड़ रही है, यहाँ जा रही है, ये स्पेस इस जगह खाली हो रही है, यहाँ इकट्ठा हो रही है। देखिए पूरा है। यहां से उसने पूरा पहले आपकी हार्ड डिस्क एनालिसिस की। आपकी हार्ड डिस्क में जो फाइलें ये दिख रहा होगा ना, यहाँ पे शुरुआत में हार्ड डिस्क में यहाँ जो स्पेस पैदा हो गई है, ये सब उठा उठा के सारी खाली स्पेस एक तरफ करेगा। जो फाइलें सिस्टमैटिक होनी चाहिए, इधर उधर फैली हुई, उनको सबसे सीक्वेंस से लगा देगा। नेक्स्ट टाइम जब कभी हार्ड डिस्क को कुछ रीड करना होगा तो वो बहुत फास्ट रीड कर पाएगी, क्योंकि सारी फाइलें एक सीक्वेंस पे लगी हुई मिल जाएंगी। तो आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग भी फास्ट हो जाती है, जगह भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। यही काम करता है डीफ्रैगमेंटेशन। ये आपकी हार्ड डिस्क को ऑप्टिमाइज कर देता है, ठीक। और आप लोग देख पाएंगे कि आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड भी बेहतर हो। ये महीने में एक बार जरूर कर देना चाहिए। तो सभी को क्लियर हो गया? जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं समझ आ रहे हैं आप लोगों को? तो आई थिंक आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स आज की क्लास के फिनिश करके रखने हैं। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग मिलने वाले हैं तो उस क्लास में मैं कुछ और टॉपिक्स आप लोगों से भी डिस्कस करूंगा। आप अपने डाउट्स को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक आप पहले से वीडियो देख के नहीं आएंगे आपको डाउट क्लियर नहीं होंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए मैंने आप लोगों को दे रखा है, आप लोग खत्म करने वाले हैं नंबर 10 तक के वीडियोस। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक होगी आप लोगों की। क्लियर? और कुछ पूछना चाहता है कोई तो जल्दी से हाथ रेस कर सकता है, अपने सवाल रख सकता है कि उसको अपने कोर्स में ये डाउट है, ये पूछना है। पहले मेरे को बताइए आज का जो टॉपिक है सबको क्लियर हुआ? स्पीकर्स ऑन करके बताइए, आज जो टॉपिक्स मैंने बताए सबको क्लियर हो गए? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब आप में से किसी को नहीं समझ आ रहा है तो वो कुछ अपने डाउट्स रख सकता है। सिद्धार्थ त्रिपाठी बताइए। सर ये पूछ रहे सर, जो पीडीएफ फॉर्मेट है उसको कैसे पढ़ा जाएगा, जैसे कि प्रिंट तो करा नहीं सकते हैं। हाँ, अब मैं इसके लिए आप लोगों को बताता हूं कि ये आप लोग कैसे करेंगे, किस तरीके से आपको यूज करना है।